बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकीं। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह बीरबल को बहुत अधिक पसंद करते थे। इसीलिए उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को उसके पद से हटवाना चाहते थे, किंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना संभव नहीं है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को भड़काते हुए उससे कहा, आप तो महाराज के रिश्तेदार हैं और बुद्धिमान तथा कुशल भी हैं, फिर भी आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार की बातें कहकर समझा बुझाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने दीवान का पद पाने के लालच में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और अकबर बादशाह को बीरबल के विरुद्ध भड़काने और पद से हटाने का भरपूर प्रयास करने को कहा। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकी। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बेगम ने जब यह देखा कि इस तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं बदली जा सकती, तो वे अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों अर्थात त्रियाचरित्र को दिखाने का प्रयास करने लगीं। बेगम बहक गईं। 73। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए तो रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की नाराजगी का कारण समझ लिया, पर अनजानों की तरह बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू लाते हुए कहा, यदि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बीरबल को उसके पद से हटाकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मेरी नाराजगी समाप्त नहीं होगी। बेगम की यह तरकीब काम कर गई। वह घबरा गए। कुछ देर चुप रहकर सोचने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और विद्रोह भी कर सकती है। तुम कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही शर्मिंदा होकर वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से कुछ उम्मीद नजर आई। वह कोई तरकीब सोचने लगी। कुछ देर बाद खुशी से बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात से सहमति जताई। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम की योजना के अनुसार बात को कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वह बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। वह सब चाल समझ गए। तुरंत ही उन्होंने अपने गुप्तचर बुलाए और कुछ गुप्तचरों को आवश्यक बातें कहकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उनसे इधर-उधर की बातें करने लगे। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, महारानी और महाराज के झगड़े का कारण आपसी कहासुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की बुद्धि बदल दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बना ही जाएगा। 74। बेगम बहक गईं। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना।
उस आदमी के चले जाने के बाद बेगम के पूछने पर बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रूठ गए हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और बिना किसी सही कारण के ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत हट गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने की सोच रहे हैं। बीरबल के मुख से ऐसी बात सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का विचार कर रहे होंगे। बेगम को सोच में डूबे देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही जल्दी से बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास पहुंच गईं। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। जहां पनाह, बीरबल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की इस प्रकार की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेगम मान नहीं रही थीं। तब उन्होंने बेगम को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं। तब बेगम को भरोसा हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल की कही बात अकबर बादशाह को सुना दी। सारी बात सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं और उनकी योजना विफल हो चुकी थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। शिक्षा, नहले पर दहला मारकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपना, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेसी आदमी हूं। दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जहांपना, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। कपटी औरत 70। बीरबल पहले ही वहां उपस्थित रहकर दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर की क्या कीमत थी? करीब 5000 अशर्फी, उस औरत ने रोने वाला मुंह बनाकर कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उसकी वेशभूषा और चाल ढाल देखकर उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने महंगे जेवर नहीं हो सकते।
यह तो बेगुनाह परदेसी को फंसाकर लूटना चाहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 अशर्फियां मंगवाईं और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह अशर्फियां उस परदेसी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह अशर्फियां औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल की कही सारी बात समझाकर वह अशर्फियां उसे दे दी। वस्त्रों। कुछ देर बाद बीरबल उस परदेसी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 अशर्फिया दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। उस परदेसी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 अशर्फिया दे दी। औरत उन्हें लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। कपटी औरत। 71। वह थोड़ी दूर ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसकी सारी अशर्फियां छीन लाओ, उन्हें लेकर ही लौटना। परदेसी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। बहुत कोशिश की लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने अशर्फियां नहीं छोड़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से अशर्फियां मिली हैं वहीं चलकर तुझे दे देती हूं। औरत ने सोचा कि बादशाह और बीरबल उस आदमी को दंडित करेंगे। जैसे ही वह परदेसी उस औरत के पीछे अशर्फियां छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को वहां हुई घटना के बारे में सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत तथा आदमी के आने से पहले ही वहां का सारा हाल बता दिया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है और परदेसी को फंसाकर धन ऐंठना चाहती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लेकर वह औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो धन आपने मुझको दिलवाया है, उस धन को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सामने इसे ले आई हूं। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे अशर्फियां छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की पर मैंने छीनने ही नहीं दिए, औरत ने विजयी होने वाले भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जिस आदमी के पास तुझसे अशर्फियां छीनने भर की भी ताकत नहीं है, वह जेवरात कैसे छीन पाया होगा? तू झूठी है, अशर्फियां अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खान के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अशर्फियां वापस दे दर्दी और माफी मांगने लगी। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेलखाने में डलवा दिन तथा उस परदेसी को बाइज्जत थोड़ा धन देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई एवं न्याय से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। शिक्षा। अपराध कभी छिपता नहीं, युक्ति से वह पकड़ में आ ही जाता है। किसके पाँव सुंदर? बीरबल फौरन ही बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर अक्सर अपनी रानियों के साथ बाग में घूमने जाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थीं। बेगम अपने पैरों को देख देखकर इतरा रही थीं, क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पांव आपके पांव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई।
धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनान खाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। किसके पांव सुंदर? संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं, बीरबल से पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमाफिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थीं, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पांव सुंदर? 53। बीरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत ही बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नीयत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही है लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभाल कर नहीं बोल सकते। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे। फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी। इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। शिक्षा। जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। 13। जिद्दी बेटा। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां चले तो गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले आना हंसी खेल नहीं था। सिपाही असमंजस में थे और भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश बीरबल को कह सुनाया। दरबार लग चुका था। जब बादशाह अकबर दरबार में पधारे तो उन्होंने देखा कि वहां सब उपस्थित थे, परंतु बीरबल अभी तक नहीं आए। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। बादशाह काफी देर तक बीरबल का इंतजार करते रहे। जब बीरबल को आने में बहुत देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उन्हें लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूं।
दूत ने वापस आकर बीरबल का संदेश राजा को बता दिया। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु उसी क्षण उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। प्रतीक्षा करते करते जब बहुत समय गुजर गया तो बादशाह को बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेजा